चलिए, तो ये सीडीपी का पहला मॉक टेस्ट है। हम काफ़ी सारे जो है प्रैक्टिस सेशंस कर चुके हैं, काफ़ी सारे मतलब 5 सेशंस प्रैक्टिस के हो चुके हैं। उससे पहले बीच बीच में टॉपिक पे भी जो है सेशंस हो चुके हैं, जैसे जीन प्याजे के क्वेश्चंस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, और इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं इन बिटवीन कराती रहूँगी। और बीच बीच में एक आध मॉक लगाना भी ज़रूरी है। बैलेंस्ड मॉक है ये एकदम, कि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं और जिस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में उस तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने, जैसे पेपर में 30 नंबर का आता है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट से देंगे जवाब और पोल में आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, है ना, और जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख करके, पढ़ करके, पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए फटाफट से, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ, अगर आप कहें तो, ना कहें तो भी हो जाऊंगी, क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं तो जवाब देंगे कहाँ से। क्वेश्चन पढ़ना आवश्यक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पेपर को ध्यान में रख करके बनाए गए क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत मुश्किल नहीं रखा है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, एंड तक जाते जाते चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आपको मिलते जाएंगे। 50% ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, 50% of students failed in science subject in class 8th. Upon asking the science teacher, she mentioned that she had taught everything from the book and completed all the book and exercises. Upon further investigation, it was found that the class environment wasn't conducive for learning. What could have been the factors that weren't conducive? मतलब क्या है, 8वीं कक्षा में कई सारे बच्चे जो है फेल हो गए। एक बच्चा होता चलो समझ आता, बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेथड में कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन कई सारे बच्चे फेल हुए हैं। तो कक्षा 8 में विज्ञान विषय में 50% छात्र, यानी अगर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं क्लास में, तो उसमें से 20 बच्चे फेल हो गए। ठीक, तो विज्ञान शिक्षक से पूछने पर बताया कि भाई क्यों इतने बच्चे फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुस्तक से सब कुछ पढ़ाया था, पाठ के अंत में जो एक्सरसाइज या अभ्यास प्रश्न होते हैं वो भी करवाए थे। आगे जब फर्दर जांच हुई कि कारण क्या रहा, एनालिसिस पे, विश्लेषण पे पता लगा कि आगे जांच करने पर पता चला कि कक्षा का वातावरण अधिगम के लिए अनुकूल नहीं था, है ना, कॉन्ड्यूसिव नहीं था, एप्रोप्रिएट नहीं था। ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो अनुकूल नहीं थे, नॉट कॉन्ड्यूसिव, बताइए। यहां पे अनुकूल ना होने से क्या तात्पर्य है कवि का, आई मीन क्वेश्चन एग्जामिनर का, वो आपको बताना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फटाफट से बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई परसों से एकदम रेगुलर कर देंगे क्लास आपकी, 20 तारीख से यूट्यूब वाली, है ना। और कल का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ये क्लास लेट होती है ना, तो अब किसी के भी बर्थडे में जाना है तो 9 बजे से लेट, 10 बजे से लेट क्या ही जाएगा, इंसान पहुंचने में भी घंटा लग जाता है। देखिए एक बार, तो यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड, पहले मैं सिर्फ संडे टू संडे सिर्फ पढ़ाती ही थी और कुछ मेरे जीवन में नहीं था। अभी थोड़ी बहुत यारी दोस्ती भी है, बाकी जीवन भी है जीने को, जो कि करना भी है, करना भी चाहिए एक समय के बाद, क्योंकि आप हमेशा रोबोट की तरह काम ही नहीं करते रह सकते जीवन में। तो ऐसा नहीं है यार कि प्रायोरिटी नहीं है या यूट्यूब के बारे में ही ऐसा ख्याल है। ओवरऑल मैं थोड़ा सा भी पहले के मुकाबले कम काम करती हूँ, लेकिन हाँ जो हो रहा है क्वालिटी काम है। देखो एक बार, सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग, यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड, सिर्फ लेक्चर मेथड का प्रयोग है। हाँ भाई, जब बुक से पढ़ा दिया और सारी एक्सरसाइज भी खत्म करा दी, लेक्चर मेथड ही है। नो क्लास डिस्कशन, क्लास डिस्कशन की यहाँ बात नहीं हो रही, ये रीजन हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब है जो बच्चे को संवर्धित करे, बेहतर बनाए, वैसा एनवायरनमेंट ना मिलना। नॉट प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज, ये तो मैडम ने कह ही दिया कि चैप्टर में के बाद में जो एक्सरसाइज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद, जैसा कि बुक में होते हैं क्वेश्चंस, आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, तो वो तो कराए ही जाते थे। फिर आता है टू फ्रेंडली विद द क्लास। देखो ये इशू नहीं होता है, टू फ्रेंडली यानी बहुत ज्यादा अगर फ्रेंडली है टीचर, जैसे मैं कभी कभार हो जाती हूँ संडे वार्ता में, तो क्या होगा, इससे इनडिसिप्लिन तो क्रिएट हो सकता है थोड़ा बहुत, कि बच्चे ज्यादा फ्रैंक हो जाएं, थोड़ा बातचीत ज्यादा हो जाए क्लास में, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं है। फ्रेंडली होने का मतलब इनडिसिप्लिन थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकता है, लेकिन इससे खराब एनवायरनमेंट हो जाएगा ये नहीं है। ठीक, तो ये बात भी पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है। ये दोनों बातें जो है अप्रोप्रिएट हैं, यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड और नो क्लास डिस्कशन, कक्षा में चर्चा न करना और केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, ये दोनों प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं। ठीक, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट कॉन्ड्यूसिव नहीं बन रहा, कि बच्चे को एक्टिविटी करा नहीं रहे हैं, सिर्फ व्याख्यान दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं और डिस्कशन नहीं हो रहा बच्चे का, तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है क्लास, सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करा दिया, बुकिश नॉलेज दे दी, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए नॉलेज, ये आपका एनसीएफ भी कहता है और सारी ही डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों सही हो गए, केवल 1 व 2 बात सही है नहीं, सही है नहीं,
कुछ लोग कह रहे हैं तो पहले कर दो क्लास का टाइम। यार आपको लगता है एक ही क्लास होती है, शाम 5:30 बजे से क्लास होनी शुरू हो जाती है, तो कोशिश रहेगी यूट्यूब पे, या तो मैं फिर बहुत शाम को कैसे ले पाऊंगी, कोशिश करूंगी, चलो उम्मीद कम है। नोट्स आपके अपडेट हो जाएंगे कल, सीडीपी के नोट्स कल या परसों में दे दूंगी, और बाकी के दोनों जो है फ्री नोट्स देने हैं वो दे देंगे, ठीक है। 10 बजे नहीं यार, 9 बजे कर दूंगी मैं टाइम चेंज, पक्का पक्का, डोंट वरी। चलो 9 बजे परसों से शाम को 9 बजे फिक्स कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है वो कॉन्ड्यूसिव रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हो, अभी आ जाओ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे एंड में। देखो इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 2 है, आ फादर इन अ बैकवर्ड हाउस डिड नॉट अलाउ हिज डॉटर टू अटेंड कॉलेज। एक पिछड़े इलाके में या पिछड़े परिवार में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी। द डॉटर सेड दैट गोइंग टू कॉलेज विल हेल्प मी विद डैश। तो बेटी ने क्या कहा, बेटी भी रीजन रखेगी कुछ तो, कि कॉलेज जाने से मुझे डैश में मदद मिलेगी। तो कॉलेज या स्कूल जाने से किस चीज में मदद मिलती है आपको ये पहचानना है। याद कर लीजिए वो कौन सी मूवी है, DDLJ, है ना। तो सिमरन जिंदगी जीना चाहती है कॉलेज जाकर के, पिताजी कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, तो अब यहां पे सिमरन जो है रीजन दे रही है। वो रीजन क्या होगा कॉलेज जाने का, राज नहीं, सोशलाइजेशन इज द राइट आंसर, है ना। तो अगर हम बात करें एंग्जाइटी, नहीं, एंग्जाइटी क्यों, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, अग्रेशन नहीं, मुख्य जो कारण है वो है सामाजिकरण। कि जब बच्ची जो है कॉलेज जाएगी या एक बच्चा जब कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो उसका सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप समाज में रहना सीखते हैं, समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के साथ टैकल करना है, ये है आपका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से आप समाज के एक एक्टिव मेंबर बनते हैं। समाज के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, तौर तरीके हैं, उनको सीखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जरूरी है बच्चे के लिए। ग्रुप में जब वो समाज, भाई ग्रुप क्या है या बच्चे क्या है क्लासरूम में या कॉलेज में, वो समाज का हिस्सा है ना, मिलकर के समाज बना रहे हैं, कभी अंताक्षरी खेल रहे हैं, कभी कोई एक प्रोग्राम है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये है बात आपकी सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की। तो सामाजिकरण में मदद मिलती है बच्चे को स्कूल में, और ये सामाजिकरण बहुत हेल्पफुल होता है। कोऑपरेट करना सीखेगा बच्चा, एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखेगा, टीम वर्क कैसे होता है ये सीखेगा, चीजें टॉलरेट करना सीखेगा, अपनी बात को कहते कैसे हैं, दूसरे की को सुनते कैसे हैं, हर बात पे लड़ना नहीं होता, 70 तरीके सीखता है व्यक्ति समाज में उठकर बैठकर। बात सही है या नहीं, ठीक है। कोई कह रहा है सुंदर लग रहे हो मैम आप, जब हूं तो नहीं लगूं क्या, मजाक कर रहे हैं, दिल पे मत ले जाना। देखो एक बार, अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है, क्या कहूं, थैंक यू, अच्छा ठीक है कह देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मतलब सवाल छोड़ के बाकी हर बात पे आपका ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कुछ कहना चाहता है, आप समझिए एक बार, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यप, असर्शन यानी अभिकथन है एक तरफ, और एक है उसका रीजन। जैसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते ही हैं, और उतने ही क्वेश्चन कम से कम डलवाए भी हैं एक सेट में। असर्शन क्या है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एन आइडेंटिटी क्राइसिस दैट शेप्स देयर पर्सनैलिटी। यानी किशोरावस्था के दौरान व्यक्तियों को एक पहचान संकट का सामना करना पड़ता है या अनुभव होता है जो उनके व्यक्तित्व को आकार देता है। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगा जीवन में या करूंगी, मुझे किस तरह से देखा जाएगा, मेरी आइडेंटिटी क्या है, इन सब को लेकर के क्वेश्चन मार्क टीन एज में होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है इसको किसने, एरिक एरिक्सन नाम के व्यक्ति हैं जो साइको सोशल थियरी देते हैं। ठीक, तो बात तो सही है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है जो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को शेप करेगा, कि या तो वो अपनी आइडेंटिटी को खोज लेगा, नहीं तो वो रोल कंफ्यूजन में हो जाएगा। यानी हर एक स्टेज पे, एरिक्सन की माने तो 8 स्टेजेस में बांटा है इन्होंने पूरे जीवन को, और हर एक स्टेज में कुछ चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये कॉन्फ्लिक्ट है एडोलेसेंस का। बात सही है या नहीं? फिर रीजन क्या है इसका, द आइडेंटिटी क्राइसिस इन एडोलेसेंस इज ड्यू टू द फिजिकल ग्रोथ स्पर्ट एंड हार्मोनल चेंजेस एक्सपीरियंस्ड एट दिस एज। यानी किशोरावस्था में पहचान का संकट इस उम्र में होने वाले शारीरिक विकास में तेजी और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। यानी आइडेंटिटी क्राइसिस का जो रीजन है वो क्या है, वो है बहुत तेजी से शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं बच्चे की, हाइट, वेट, शेप, साइज, हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी हिट कर रही है इस अवस्था में, इसलिए आइडेंटिटी क्राइसिस है। देखिए आइडेंटिटी क्राइसिस का कारण ये नहीं है कि बहुत तेजी से ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है, स्फुरन हो रहा है वृद्धि का, हाइट, वेट, शेप, साइज, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ ये कारण नहीं है, उसके सोशल रीजंस भी हैं कि वो अपने आप को बच्चा या किशोर, बच्चा भी कहना गलत होगा क्योंकि ना तो वो बच्चा है ना बड़ा है, अब वो एडोलेसेंट है, किशोरी है, टीनेजर है। ठीक, तो अब यहां पे वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि मैं जीवन में किस तरह से जाना चाहूंगा, मैं हूं कौन, मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं, और मुझे आगे क्या करना है। करियर काउंसलिंग वगैरह भी इस स्टेज में खूब होती है। तो सिर्फ ये रीजन कह देना कि आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये कारण नहीं है, इसमें सोशल रीजंस भी हैं।
है ना, इसमें क्या है, सोशल रीजंस भी हैं। बात सही है नहीं? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, आर सही नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ये इतना रीजन इनफ नहीं है जितना दिया हुआ है, ठीक। तो ए तो नहीं होगा यहाँ पे, जितने भी लोग ए कह रहे हैं। ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ ये सही है। फिर भी हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ए इज ट्रू बट फॉल्स, ए जो रीजन है वो फॉल्स है। ये कहना भी गलत होगा कि ए जो है वो फॉल्स है, आर सही है, ये कहना भी यहाँ पे गलत होगा। ये वैसे गलत ही फॉर्म किया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझना होगा ये पूरी तरह से गलत नहीं है बट पार्शियली ट्रू है ये, है ना। फिर आता है फोर्थ, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसको ट्रू भी नहीं कह सकते क्योंकि पूरी तरह से ट्रू नहीं है। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही एक उत्तर हमारे पास सही बचता है। ये नहीं होता तो हम फोर्थ के साथ चले जाते। बात सही है या नहीं है ये बता दो फटाफट से, ठीक है इतनी बात। चलिए, एक्सपीरियंस बेस्ड ही करना है आपको, बिल्कुल लर्निंग मेथड्स को। ए इज ट्रू बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आर ये कह रहा है कि जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये बात आधी तो सही है, पूरी सही नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस का, पहचान के संकट का कि मैं हूं कौन, इसमें समाज का भी रोल है कि समाज कह रहा है अब तो तुम बड़े हो गए हो। दूसरी तरफ 2 मिनट में माँ बाप आके कहेंगे अच्छा इतने भी बड़े नहीं हुए हो, छोटे ही हो अभी। अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं, है ना, कि मैं साइंस लूं, वो साइंस लेना चाहता है, पिताजी कुछ और कह रहे हैं। वो बच्चा जो है वो ह्यूमैनिटीज लेना चाह रहे हैं, पिताजी और कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, ये कह रहा है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। कलेश ही कलेश है। समाज आपको किस तरह से देख रहा है उसका भी यहाँ पे रीजन है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट की थियरी तभी कहा जाता है। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड है या टर्म है, ये दिया ही है किसने, एरिक एरिक्सन ने। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट कि मैं हूं कौन। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट कि मैं हूं कौन, पहचान का संकट। एरिक एरिक्सन ने ये टर्म दिया है। एरिक एरिक्सन, एरिक होमबर्गर एरिक्सन नाम है इनका। साइको सोशल, मनो, इस बार इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। साइको सोशल डेवलपमेंट की थियरी है मनो सामाजिक विकास की, कि मन और समाज मिलकर के आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं और हर एक स्टेज में आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, मन और समाज दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। मनो सामाजिक विकास, 8 स्टेजेस हैं इनकी, और हर एक स्टेज में एक कलेश है, या जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं आम भाषा में, वर्सेस की स्थिति है कि या तो ये या तो ये। पहली स्टेज है जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या तो बच्चे का जीवन को लेकर के, माँ बाप को लेकर के, केयर गिवर को लेकर, आसपास को लेकर के ट्रस्ट विकसित होगा यदि उसका ठीक से ख्याल रखा गया, सूसू पॉटी टाइम से साफ हुआ, खाना टाइम पे मिला, केयर, उसको लव वॉर्मिथ प्यार मिला, तो ट्रस्ट विकसित होगा जीवन को लेकर के, एक भरोसा आएगा। नहीं तो मिसट्रस्ट आ जाएगा, है ना। फिर आएंगे ट्रस्ट इश्यूज, खैर छोड़िए उस पे आएंगे बाद में और बढ़ेंगे आगे। तो ये आपकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज है कि पहचान का संकट, ये इसी में आता है एडोलेसेंस में 12 से 18 में। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिएगा और जवाब दीजिएगा क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्लास 7th स्टूडेंट, 7वीं कक्षा का एक बच्चा है समीर। समीर belonged to a disadvantaged section of the society and was often criticized by his peers for the lunch he brought or his shabby looks. Class teacher wanted to change the outlook of the class and so wants the inclusion of students belonging to disadvantaged groups. Inclusive education 5 नंबर का टॉपिक है, समावेशी शिक्षा, उससे ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कक्षा 7 का छात्र, जो कक्षा 7 का जो छात्र है समीर, समाज के वंचित वर्ग से है, यानी किसी भी आधार पे पिछड़े हुए वर्ग से या वंचित रहा है, हाशिए पर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, कि जाति के आधार पे, समाज के आधार पे लोगों ने कहा हो अरे तुम तो हमारे साथ नहीं रह सकते, या ये वाले स्टेट के लोग तो ऐसे होते हैं, या फिर तुम्हारा इनकम ग्रुप उतना नहीं है। तो अब इस केस में क्या होता है, इसको अगर इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है समीर का खराब रहा है, या डेप्राइव्ड रहा है, खराब तो क्या ही कहें, डेप्राइव्ड है ना, वंचित रहा है। तो 25% कोटा होता है, अगर आपको याद हो तो आरटीई में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, कि आपके जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं वहां पे 25% बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लिए जाएं। 25% सीट्स रिजर्व्ड होंगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए। अब इनका एडमिशन तो हो जाता है बच्चों का, लेकिन इनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता कई बार। उसका रीजन है कि अब एडमिशन हो गया लेकिन वो इकोनॉमिकली तो वीक है बच्चा, तो उस बच्चे का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहा है या वंचित समूह से आ रहा है, उस बच्चे का जो लंच होगा और या उस बच्चे की जो यूनिफॉर्म होगी वो अलग मिलेगी आपको, जो बाकी बच्चे हैं जो सामान्य परिवार से आ रहे हैं, जिनका वो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है, आर्थिक स्थिति ठीक है। इन बच्चों के साथ काफी भेदभाव होता है
है ना। एक कॉमेडियन है जाकिर खान, और आप जानते होंगे ऑफ कोर्स। तो उनके किसी इंटरव्यू में सुन रही थी और वो शायद यही बात बता रहे थे इसी चीज़ के अराउंड कि उनका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ था, और बट ये वाली स्थिति थी वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसी सी सिचुएशन प्रदर्शित करता है हमारे सामने, और ये बहुत ही कॉमन केस है कि जब ईडब्ल्यूएस सेक्शन में अगर जो 25% आपने कोटा तो दे दिया, लेकिन वो जो बच्चे के कपड़े हैं या बच्चे का लंच है या भाषा हो सकती है उसकी, ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं जिनको लेकर के बाकी बच्चे सेंसिटिव ना हो। तो अब ऐसी स्थिति में करेगा क्या टीचर? कोशिश करेगा अवेयरनेस क्रिएट। और कई बार टीचर्स भी गलती करते हैं, तो उनको भी अपने व्यवहार में जो बायस है उसको उसके प्रति अवेयर होने की जरूरत है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ 25% जो सीट है ईडब्ल्यूएस की हो गई मान लीजिए। अब बच्चे के साथ जो उसको कहा जा रहा है तुम्हारी जर्जर अवस्था में जो तुम्हारे वस्त्र हैं उन पे मजाक उड़ा रहे हैं बाकी बच्चे, अरे तुम्हारा टिफिन कैसा, देखो हम तो ये लेके आते हैं और तुम जो है ये ऐसा खाना लेकर के आ रहे हो। तो इस तरह की स्थिति हो रही है स्कूल में। अब टीचर क्या करे बताओ एक बार। टीचर चाहता है इंक्लूड किया जाए, भाई हर एक बच्चे का, एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो रही है, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ठीक, कैसे इंक्लूड किया जाए बताइए। कोई कह रहा है माइक इज नॉट गुड, चलो इसका समाधान निकालेंगे धीरे धीरे, अभी पूरा स्टूडियो ही चेंज हुआ है। एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, यानी इस बात को और बढ़ावा दिया जाए कि पहचान आधारित रूढ़िवादिता को बढ़ावा दो कि ये बच्चा इस सेक्शन से आ रहा है, अमीर है गरीब है, तो इस चीज पे, जबकि यूनिफॉर्म हम किस लिए लगा रहे हैं स्कूल में? यूनिफॉर्म हम इसीलिए लगा रहे हैं कि कौन बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है इस बात से फर्क ना पड़े, स्कूल में सब समान है। तो ये कहना तो गलत होगा कि हम चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप हो, है ना। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, आइसोलेशन इन दी क्लासरूम ऑन दी बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। यानी आइसोलेट कर दीजिए आप क्लासरूम को, सोशल एफिलिएशन, आइसोलेशन इन दी क्लासरूम ऑन दी बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, कि ये गरीब बच्चे हैं, ये अमीर बच्चे हैं, ये मिड में हैं, इनको अलग अलग बिठाओ। तो ये एबिलिटी ग्रुपिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है एक तरह की। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, कि जो सेम क्षमता रखते हैं, फर्स्ट आने वाले बच्चों को एक साथ बिठाओ, सेकंड आने वालों को एक साथ बिठाओ, ये भी खराब है। तो ऑप्शन एक ही बचता है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है एज अ टीचर, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस। यानी कि आपको क्या करना है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है ना। क्या देना है? बढ़ावा देना है। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस, के अलग अलग ट्रेडिशन या अलग अलग वर्ग के बच्चे क्लासरूम में आएंगे और आप सब बच्चे साथ में मिलकर के रह सकते हैं। इस बात की प्रति जागरूकता या सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बच्चों के साथ डिस्कस करके कम्युनिकेट करनी है कि लोगों में विभिन्नता होती है, विविधता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे, अलग अलग तरह से लोग अलग हो सकते हैं। इस बात का ये मैसेज जब आप पहुंचाएंगे तो ये समस्या का समाधान संभव है। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, फटाफट से बताएंगे। ये कह रहा है इन अ क्लासरूम ऑफ 15 चिल्ड्रन, हालांकि 15 बच्चे नहीं होते बट मान लीजिए हैं, है ना, 45 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 35 लिख सकते हैं। इन अ क्लासरूम ऑफ 15 चिल्ड्रन वेयर, हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं। इन अ क्लासरूम ऑफ 15 चिल्ड्रन वेयर यू हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड डिफरेंट पर्सनैलिटीज, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग इज। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को कैसे लागू करोगे जहां अलग अलग तरह के बच्चे हैं या अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं? पहला ऑप्शन है डेवलपिंग वन लेसन प्लान विद वन मोड ऑफ टीचिंग। देखो, वन साइज फिट्स ऑल कुछ नहीं होता, यानी सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते आप। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। जब सीखने वाले बच्चों की क्षमताएं अलग अलग हैं, इंटरेस्ट अलग अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, एटीट्यूड अलग है, इंटेलिजेंस का स्तर अलग है, तो बच्चे विविध हैं, डाइवर्स हैं, अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे हैं आपकी क्लास में। तो सिर्फ एक मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, तो वन साइज फिट्स ऑल नहीं, या मेथड जो है स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण यहां सही नहीं होगा। तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गया गड़बड़। तो डेवलपिंग वन लेसन प्लान विद वन मोड ऑफ टीचिंग, ये गलत है। एक ही तरीके से नहीं, आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मल्टीपल वेज का इस्तेमाल करना है। ठीक, अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, डेवलपिंग अ लेसन प्लान बाय लुकिंग एट एवरी चाइल्ड एंड व्हाट हिज और हर नीड्स आर, बिल्कुल सही बात है। आपको हर बच्चे का ध्यान रख करके लेसन प्लान बनाना है, जिसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। विभेदी अनुदेशन, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी के लेवल पे आप बच्चों को पढ़ाएं और हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके एक लेसन प्लान तैयार हो। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, डेवलपिंग, और 15 तो बच्चे ही हैं, डेवलपिंग अ लेसन प्लान टारगेटिंग द मिडल ऑफ द क्लास एबिलिटी वाइज। ऐसा नहीं है कि जो एवरेज बच्चे हैं उनके हिसाब से बस बना दो। डेवलपिंग अ लेसन प्लान दैट फिट्स ऑल, फिट्स ऑल कुछ नहीं होता, आपको डिफरेंट बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंपल बात, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, है ना, या कवि, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा। अभी ना मेरा दिमाग सेट होने में यहाँ टाइम लगेगा, नया स्टूडियो है, इसमें अलग जगह पे कमेंट्स दिखते हैं, मैं अलग जगह पे दिखती हूँ, है ना, बोर्ड अलग जगह पे है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई?
ओके, मैथ्स कंटेंट क्लास था तो शाम को एसएसटी की सुबह 11 बजे हो रही है क्लास, ऑलमोस्ट दिन हर दिन प्रैक्टिस कर लिया करो। हाँ बहुत बढ़िया भाई, हाँ शेयर वेयर कर दिया करो उस, क्योंकि अभी फिक्स नहीं होता है टाइम, बट मेरी कोशिश है कि 1-2 दिन में जो है परसों से आपका फिक्स कर दें 9 बजे का, तो फिर आप आराम से, आपको पता लग जाएगा कि क्लास रोज़ हो रही है। अजर्शन रीज़न अभी तो मैं क्या ही कहूँ आपको शेयर करने के लिए, मैं खुद ही रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। अभिकथन और कारण, प्लीज़ साइड। हाँ यार, यहाँ पे ये दिक्कत है कि मैं कोई एक साइड नहीं पकड़ पा रही हूँ जहाँ पे खड़े होकर आपको बताया जा सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज एनहेंस्ड थ्रू कोऑपरेटिव प्ले, यानी सहकारी अधिगम या सहयोगात्मक खेल के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी बच्चे का संज्ञान, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, यानी दिमाग का विकास होगा यदि बच्चा सबके साथ घुल मिल करके खेलेगा तो। हाँ, बच्चे में टॉलरेंस आएगी, इमेजिनेशन बेटर होगी, मतलब बात तो सही है, ग्रुप में कुछ भी करने से नुकसान कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, ट्रू है ये बात। फिर आता है रीजन, ड्यूरिंग कोऑपरेटिव प्ले चिल्ड्रन एंगेज इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर देम टू फॉलो रूल्स, शेयर आइडियाज एंड नेगोशिएट रोल्स विच एनहेंस देयर सोशल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। बिल्कुल बात सही है कि सहकारी खेल के दौरान बच्चे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनमें उन्हें नियमों का पालन करना होता है, विचारों को साझा करना और भूमिकाओं पर बातचीत करनी होती है, जिससे उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। बात सही है भाई, बच्चे एक दूसरे से स्किल्स सीखेंगे, बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखेंगे जब वो ग्रुप में सीख रहे होंगे कि रूल्स को फॉलो करना है उनको, तो उस ध्यान भी रखना पड़ेगा, रूल को याद भी रखना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना होगा, आइडियाज भी शेयर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेंगे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ओवरऑल होगा ही, संज्ञान का विकास तो होगा ही। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात सही है या नहीं है? सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। ये क्या है? अ स्पेशल एजुकेशन टीचर वॉज गिवन अ केस ऑफ चाइल्ड हु डिड नॉट टेक पार्ट इन एनी क्लास डिस्कशन एंड वॉज टर्म्ड एज अ नॉटी चाइल्ड। ठीक है, by all the teachers in the school, according to you this nature of child was the outcome of what? यानी एक विशेष शिक्षक को ऐसे बच्चे का मामला दिया गया जो किसी भी कक्षा चर्चा में भाग नहीं लेता था, यानी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, डिस्कशन हो, डिबेट हो, कोई एक्टिविटी हो क्लास में, और इस बच्चे को नॉटी कहा जा रहा था। अकॉर्डिंग टू यू जो नेचर है चाइल्ड का वो किसका आउटकम है? अब हमें नहीं पता ये सच में नॉटी है या नहीं, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा ये है कि एक बच्चे का जो नेचर है वो कैसे तय हुआ, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, स्ट्रिक्ट क्लास टीचर या हिज अपीयरेंस। देखो हमें अपीयरेंस का नहीं पता, स्ट्रिक्ट क्लास टीचर है या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी टीचर्स मिलकर के एक बात कह रहे हैं कि बच्चे का जो है नेचर इस तरह का है कि वो नॉटी है, थोड़ा शरारती है, जो कि हो सकता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही इसका रीजन है, सिंपल सा जवाब है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लड्डू क्वेश्चन था एकदम, लेकिन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग पे एक क्वेश्चन आता है, फटाफट से जवाब देंगे। क्या है इसका असर्शन? क्या है? इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स टू डिटरमिन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेकर यह निर्धारित करने तक कि वे अच्छे हैं या बुरे, यह समझने की ओर बढ़ते हैं कि उनका नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें बदला जा सकता है। कुल मिला के बात क्या है कि बच्चे शुरुआत में तो वो कॉन्सिक्वेंस पे चलते हैं, अगर किसी चीज से डांट पड़ेगी वो काम गलत है जिससे पनिशमेंट मिले, लेकिन वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि रूल्स को भी तो बदला जा सकता है, अगर जरूरत पड़े तो समाज की भलाई के लिए ही रूल्स बनाए गए हैं। यानी लेवल 1 से वो लेवल 5th और 6th पे जा रहे हैं बच्चे। तो ये बात तो सही है, ऐसा ही होता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि रूल्स आर फिक्स्ड, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करते हैं। रीजन क्या है इसका? लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास प्रगतिशील ढंग से चरणों में होता है, यानी स्टेजेस में होता है, बढ़ते हुए क्रम में। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। स्टेज 1 पे इतना, स्टेज 2 पे और बेहतर, फिर और बेहतर, फिर और बेहतर, यानी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अ 13-year-old गर्ल वॉज फीलिंग सैड एंड एंग्शियस आफ्टर फेलिंग हर मैथ यूटी। है ना, यूटी एग्जाम नहीं होते, एफ एग्जाम, यूटी एग्जाम, आजकल टर्म बोलने लग गए हम, है ना।
तो although domains of development overlap with each other in certain aspects, yet which of the following domain of development specifically attempts to study the progression of feelings about self and others? मतलब 13 साल की एक बच्ची है जो अपनी गणित परीक्षा में असफल हो गई है, फेल हो गई है, और उसके बाद वो हो गई है उदास और चिंतित महसूस कर रही है ना। हालांकि विकास के क्षेत्र के कुछ आयाम परस्पर जुड़े हुए होते हैं, तथापि निम्नलिखित में से विकास का, भाई क्योंकि विकास के चारों प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो मायूस महसूस कर रही है, ये महसूस करना कौन से विकास के प्रकार में आएगा, यानी किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है सैड महसूस करना। तो फीलिंग्स इमोशंस से संबंधित है और इमोशनल डेवलपमेंट इज दी राइट आंसर ओवर हियर, कि इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है बात फीलिंग की, खुद के बारे में फीलिंग्स, अदर के बारे में फीलिंग्स जहां आ गई वो इमोशनल डेवलपमेंट है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही मानते हैं हम, सोशियो इमोशनल एक में ही आ जाता है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, जिसमें आपका मोटर डेवलपमेंट आता है, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसपे पियाजे-वाइगोस्की की थियरी है, संज्ञानात्मक विकास। फिर सोशियो डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, समाज का विकास, सोशलाइजेशन जहां पे आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक विकास बेसिकली। और फिर इमोशनल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल एक में ही काउंट होते हैं कई बार। ठीक है बात, तो ये एक बात क्लियर हो गई। फील करना कहाँ आ गया, इमोशनल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ट्विन ब्रदर्स हैं और बताइएगा, है ना, राइट ब्रदर्स नहीं है, ये ट्विन ब्रदर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ट्विन ब्रदर्स रमेश एंड सुरेश हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। रमेश डेवलप्ड हिज, यानी 2 ट्विन ब्रदर्स हैं, जुड़वा भाई हैं, रमेश और सुरेश, वो वाले हैं, ये 5 स्टार के ऐड में नहीं आते थे। ठीक, तो ये वही वाले मान लो। और शुरुआत से इनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास की दर भिन्न हो सकती है बच्चों में, जरूरी नहीं सब में सेम स्पीड ऑफ डेवलपमेंट से ही सेम दर से विकास हो या डेवलपमेंट हो। रमेश डेवलप्ड हिज हेड फर्स्ट एंड सुरेश डेवलप्ड हिज शोल्डर्स एंड हैंड्स फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू यू अंडर विच प्रिंसिपल डज दिस डेवलपमेंट फॉल? हालांकि इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है क्वेश्चन में, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, जो पूछा है उसको आपको बताना है। रमेश का सिर पहले विकसित हुआ और सुरेश के कंधे और हाथ पहले विकसित हुए। आपके अनुसार यह विकास के किस सिद्धांत के अंदर आता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर? कंधे यानी सेंटर टू पेरिफेरी प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना। सर यानी सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी कहेंगे। बात सही है या नहीं है, फटाफट से बताओ, बात सही है या नहीं है, ये बताओ। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, नहीं भाई, ये दिशा के सिद्धांत की बात हो रही है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पे, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डायरेक्शन को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं। ये मामला है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन का, कि विकास की 2 अलग अलग दिशाएं हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन ये 2 दिशाओं के बारे में बात हो रही है, कि ये जो आपका अकॉर्डिंग टू यू अंडर विच प्रिंसिपल डज दिस डेवलपमेंट फॉल। तो ये यहां पे जिस बारे में पूछ रहा है, हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहना गलत नहीं था, बट क्योंकि क्वेश्चन ने पूछना ही हमसे अलग तरह से चाहा है, दोनों ही सही हो सकते हैं, अगर चाहे एग्जामिनर तो लगा सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी। तो सिंपल बात है, रमेश और सुरेश जो है डिफरेंट रेट पे डेवलप हो रहे हैं शुरुआत से ही, तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात तो इन्होंने कर ही दी। रमेश डेवलप्ड हिज हेड फर्स्ट एंड सुरेश डेवलप्ड हिज शोल्डर्स एंड हैंड्स फर्स्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, जिसमें 2 दिशाएं हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा हमसे होता कि रमेश का सर पहले विकसित हुआ है, तो रमेश में सेफेलोकॉर्डल है और सुरेश में प्रॉक्सिमोडिस्टल है ना। डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंटल डायरेक्शन, एक तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें राइटिंग और खराब आती है जितनी है उससे भी, इसको चेंज करेंगे कल, राहुल वहां से लेके आओ। डेवलपमेंटल डायरेक्शन का जो है प्रिंसिपल है, ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं, नियर टू फार, और दूसरा है सेफेलोकॉर्डल, सर से पैर की ओर, हेड टू टो, पहले बच्चे का हेड विकसित होगा, फिर आपका गर्दन पे कंट्रोल सर के बाद, फिर आपका बाकी पार्ट पे पैरों पे कंट्रोल, फिर आप मतलब पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर सर जो है आपका सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। ये सेफेलोकॉर्डल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है कि पहले आपका जो टॉर्सो है यानी सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो विकसित होता है, आपका कंधों पे कंट्रोल, फिर आपका आर्म्स पे कंट्रोल, फिर आपका हाथों पे कंट्रोल, फिर उंगलियों पे कंट्रोल। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, दिशा बच्चे के अंदर विकास में दोनों साथ साथ चलती हैं, ऐसा नहीं है कि पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब थर्ड ऑप्शन, डेवलपमेंट विकासात्मक दिशा का सिद्धांत है ये। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी यहाँ गलत नहीं होता अगर ये पर्टिकुलरली इस तरह से पूछना नहीं चाहते तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 4-year-old गर्ल नेम्ड सुजैन ऑलवेज टॉक्स टू हर सेल्फ वाइल प्लेइंग विद हर सॉफ्ट टॉयज। 4 साल की बच्ची है सुजैन, खुद के जो उसके खिलौने हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हुए वो
क्या कर रही है, बात कर रही है खुद से ही। हर वरीड मदर टॉन्टेड एंड कॉल्ड हर अ मैड गर्ल। सुजैन्स मदर टुक सुजैन टू पर्सन ए। Person A totally disregarded the mother's worries and called it completely normal behavior of the child. Person A is a follower of. यानी उसकी माताजी ने देखा कि ये खिलौनों से खेलती है और खुद से बातें करती रहती है, पता नहीं क्या, कहीं ये बच्ची पागल वागल तो नहीं हो गई। हालांकि पागल जैसा शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन माँ बाप हैं, हो सकता है कुछ भी भाई साहब, जरूरी नहीं है हर कोई जो है उतना अवेयर हो। टीचर्स कर देते हैं पागल शब्द का इस्तेमाल, ये तो फिर भी पेरेंट्स हैं जो उतना, जिन्होंने पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो उन्होंने लगा हमारी बच्ची थोड़ी सी जो है खिसक गई है, कुछ हो गया है उसको, तो वो एक व्यक्ति के पास लेकर के गई, साइकेट्रिस्ट हो सकता है पर्सन है, और उसको कहा देखना जरा इसको क्या समस्या है बच्ची को। तो हमने देखा और पर्सन ए ने कहा कि बच्ची ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तो पर्सन ए किसका फॉलोअर है, पर्सन ए किसका फॉलोअर है दिव्या बताओ, सो मत। तो ये लेव वाइगोस्की का फॉलोअर है। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है यहाँ, है ना, कि बच्ची खुद से बात कर रही है, खुद को दिशा दे रही है, ये एकदम नॉर्मल बात है, बोल बोल करके खुद को 3 से 6 वर्ष के बीच में, जिसको हम निज वाक कहते हैं, सेल्फ डायरेक्शन देती है, सेल्फ रेगुलेशन है, कि बच्ची एक टी शर्ट को फोल्ड करते हुए खुद से बातें कर रही है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 फटाक से दीजिएगा जवाब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम और क्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। यार कल गलती से वो आपका सेशन लगा रह गया था ईवीएस वाला, बाद में हटाया, और उसके लिए सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा होगा, वो मुझे भी याद नहीं था कि ईवीएस की क्लास है। हाँ जल्दी ले लेंगे बट उसको, डोंट वरी, ठीक है ना। DEET+ की क्लासेस कब आएंगी यार, बैचेस तो चल ही रहे हैं, एडमिशन्स भी आई थिंक ओपन है, एक बार चेक करना पड़ेगा। पेडागोजी स्पेशल में भी अलग से क्लासेस, ये क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेंगे, अलग से क्लासेस जब भी होंगी तो बताएंगे। अब तो सीटेट के बाद ही लगेगी अलग से क्लास, तो देखना एक बार, जवाब देना फटाफट। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी अधिगम और क्षमता वाला बच्चा। डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये 3-4 हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, है ना, ये सारे हैं आपके जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। अब पूछा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की विशेषता कौन सी नहीं होगी, नॉट पूछा है, ठीक, क्या पूछा है, नॉट पूछा है। तो डिफिकल्टी इन रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने में और लिखने में दिक्कत है, हाँ डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया हो सकता है। ईशान अवस्थी को क्या था, तारी जमीन पर में पढ़ने वाला, बी को डी पढ़ता है बच्चा, है ना, तो डिस्ग्राफिया वो आपका डिसलेक्सिया है। लिखने में अगर ऐसी राइटिंग है कि पहचानने में नहीं आ रही, डॉक्टर वाली बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो डिस्ग्राफिया है, ठीक। तो ये बात जो है यहाँ सही है, डिफिकल्टी इन रीडिंग और राइटिंग, हाँ ये तो है कैरेक्टरिस्टिक, हमें चाहिए नॉट जो गलत हो। इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, बौद्धिक कामकाज में कमी या बौद्धिक क्षमता में कमी, हाँ यही गलत है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बच्चे का IQ कम है या उसकी बौद्धिक क्षमताएं कम है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जनरली देखा जाता है कि एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस रखते हैं, यानी 90 से 110 IQ या 70+, मतलब एवरेज या अबव एवरेज, तो 90 से 110 या उससे भी ज्यादा IQ हो सकता है एक बच्चे का, वो 70 वाला तो बॉर्डर लाइन पे चला जाएगा आपके। जिसको इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो डिसलेक्सिया में नहीं आता, है ना। IQ की कमी लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आती जनरली। IQ ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया वगैरह, वो बच्चे का IQ या बौद्धिक स्तर ठीक ही होता है, मतलब एवरेज या अबव एवरेज बच्चे को जनरली लर्निंग डिसेबिलिटी देखी जाती है। अटेंशन में दिक्कत हो सकती है, याद रखने में दिक्कत हो सकती है, सोशल इंटरेक्शन में भी दिक्कत हो सकती है बच्चे को। यहाँ पे जो है निशु रानी, वो क्या है, इशू है डिफरेंट, कि बच्चे का ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस अलग तरह से करता है जो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, IQ की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, उसका ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इस तरह की है कि वो प्रोसेस उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन को अलग तरह से करता है। आपको यदि A ऐसे दिखता है तो हो सकता है इस बच्चे के दिमाग में A ऐसे प्रोसेस होता हो, तो ये एक बात है। तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ये लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के बारे में सही नहीं है कि उसका IQ कम होगा या इंटेलेक्चुअल डिसफंक्शनिंग होगी उसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और बताइए कि क्या पूछा है हमसे। द टर्म असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CWSN रेफर्स टू, बताइए। CWSN के संदर्भ में सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ है असिस्टिव। CWSN बोले तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की जब बात हो रही है तो यहाँ पे पूछा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। असिस्टिव का मतलब ये हेल्प करने वाली टेक्नोलॉजी, ठीक। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी से यहाँ क्या तात्पर्य है ये पूछा है।
तूबा जिशान, अच्छा धन्यवाद जी। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है एनी टेक्नोलॉजी दैट एनहेंसेस ओवरऑल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ओवरऑल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर या समग्र विद्यालय की आधारभूत संरचना को जो बढ़ाए वो टेक्नोलॉजी जो है आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। पूरे स्कूल के लिए थोड़ी है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए है। टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज परफॉर्म टास्क मोर इफेक्टिवली, ये बात एकदम सही है। यानी ऐसे टूल्स या टेक्नोलॉजी कि मान लीजिए वो बच्चा जो सुन नहीं पा रहा तो उसके लिए मशीन हो सकती है, तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आ गई। एक बच्चा जो देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपि हो सकती है, ब्रेल स्क्रिप्ट हो सकती है, तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। ठीक, डिजिटल डिवाइसेस ओनली यूज टू टीचर्स, फॉर टीचर्स नहीं भाई। जनरल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो इन जनरल यूज हो रही है उसको तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी कहते हैं। यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है जहां समस्या है वहां ये टेक्नोलॉजी मदद करेगी आपको। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक, तो ये क्या हुआ, टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज परफॉर्म टास्क मोर इफेक्टिवली, वो उपकरण या संसाधन जो दिव्यांग बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं। कि यानी बच्चों को अगर ईयर मशीन हो सकती है ना, ब्रेल लिपि हो सकती है, ठीक, ऐसी कोई स्टिक हो सकती है जो एक बच्चा है जिसको मदद करे, वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो बच्चा देख नहीं सकता उसको वो सुन करके बता रहा है सॉफ्टवेयर, या बोल करके बता रहा है। फोन में जैसे होता है कि आपका अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है या जो लोग नहीं देख पाते हैं या नॉर्मल आदमी के लिए भी ऑप्शन होता है कि कॉल आए तो वो प्रोनाउंस कर देगा नाम के, फलाने का कॉल आ रहा है। तो जो व्यक्ति देख नहीं पा रहा उसके लिए तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी ही हो गई। ठीक है बात, तो वो टूल्स और रिसोर्सेज जिनकी मदद से वो बच्चे जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, चाहे चलने फिरने में हो, देखने में हो, उनको मदद मिल पा रही है, उसको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN की कैटेगरी में असिस्टिव टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। मैं इतने जल ग्रहण कर लेती हूँ, बहुत ही तेज प्यास लग गई है, फटाफट से बताइएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 100+ आ रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिए। कुछ नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। 100+ कोई बुरे नंबर नहीं है। अभी तो सिलेबस भी रहता होगा आपका और आपके पास अभी है 20-25 दिन का समय। ठीक है जी, फटाफट से बताओ। इतना लेट मत आया कीजिए। हाँ यार, मैं कल से मतलब परसों से टाइम पे आने की कोशिश करूंगी। चलो, रात को 9 बजे आज ही क्लास लगा देंगे। देखिएगा एक बार, फटाफट से देखिएगा। क्वालिटी यार यहाँ से तो एकदम परफेक्ट ही है, बस हाँ दिक्कत है कहाँ फिर? फटाफट से बताओ कि समस्या है कहाँ। ओके, नाइस, ठीक है, आवाज़ें भी आपको सुन ही रही होंगी। ओके, क्वालिटी तो यार यहाँ से ओके है, FPS बढ़ाया जा सकता है। हाँ, कल करेंगे इसको बेटर। देखिएगा, अभी आप काम चलाइए इसी से। मुझे लग रहा है हमारी टीम ने भी जो है फोकस ठीक नहीं सेट किया हुआ। देखो एक बार फटाफट से ऑप्शन बताओ। हाँ, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 14, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे और डिसऑर्डर आ जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। मे फाइंड इट चैलेंजिंग टू, अभी आपको ये मानना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यानी जिन बच्चों को ऑटिज्म है या इससे रिलेटेड कुछ आपके डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो ADHD हो, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो उनको किन चीज़ों में चैलेंजिंग महसूस होगा या चैलेंज महसूस होगा? रूटीन एक्टिविटीज़ में फॉलो करने में, हाँ हो सकता है। कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट सोशली, फोकस ऑन डिटेल टास्क, डिटेल टास्क ADHD वालों को होगा। सॉल्व सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, नहीं। देखो सबसे जो यहाँ पे एप्ट है, हो तो सकते हैं चारों ही, लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर के सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को होती है कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट सोशली, सामाजिक रूप से लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। माय नेम इज खान वाले शाहरुख खान को याद कर लीजिए। सोशली अगर इनका माहौल बदलता है, रूटीन से अलग जाते हैं, तो इनको दिक्कत होती है। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। बाकी उतने एप्ट नहीं है बट गलत भी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि और भी उसमें दिक्कतें हैं या डिसेबिलिटीज़ आती हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं, तो उनके लिए वो लागू हो सकते थे। लेकिन सबसे बेहतर जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बार बार सेम रिपीटेड व्यवहार करना, है ना, माहौल बदलने पे बच्चे का हो जाना परेशान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फीवर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, विच टीचिंग मेथड इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD वाले बच्चे के लिए कौन सा एक मेथड बढ़िया है? फटाफट से बताइए। ADHD बोले तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चा जो है शांति से एक जगह खड़ा नहीं हो पाता, जैसे अभी मैं इधर से उधर भाग रही हूँ, है ना, मतलब अवधान में कमी हो जाती है, टिक करके वो ज्यादा देर नहीं बैठ पाता, है ना, उसकी अटेंशन में कमी है, ज्यादा देर ध्यान नहीं लग पाता। तो आपको टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ाना होता है कि 30 मिनट का काम उसको एक साथ ना देके 5-5 मिनट के
6 हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्योंकि उसकी अटेंशन ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं टिक पाती। प्रोवाइडिंग लॉन्ग, हाइपर एक्टिव है ना, वो अति सक्रिय है। प्रोवाइडिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, इन बच्चों को लंबे टास्क नहीं दे सकते क्योंकि इनको तो छोटे छोटे टास्क में तोड़ के देना पड़ेगा, लंबे टास्क तो ये कर ही नहीं पाएंगे। फिर आता है सेकंड, यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप। ये बात हमें सही लग रही है कि आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यानी बच्चे को फिजिकली भी एक्टिव रखो तो ये थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व महसूस करते हैं, क्योंकि नॉर्मली इनको टिक के बैठने में वैसे ही दिक्कत है। तो हाथों से की जाने वाली गतिविधियां या अनुभव है जिसमें एक्सपेरिमेंट है, और कार्यों को छोटे छोटे चरणों में या टुकड़ों में तोड़ के देना, ये बात सही है। फिर भी बाकी के दोनों ऑप्शन देखेंगे। एक्सपेक्टिंग देम टू सिट स्टिल फॉर लॉन्ग पीरियड्स, नहीं, इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लंबे समय तक, एक एक घंटे तक, आधे आधे घंटे तक आराम से बैठे रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर आता है इग्नोरिंग देयर बिहेवियर एंड फोकसिंग ओनली ऑन अदर स्टूडेंट्स, इन बच्चों को इग्नोर ही कर देंगे, नहीं भाई हर बच्चे को साथ लेके चलना है, तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और बताइएगा। एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, देखिएगा और बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड इन एनईपी 2020, बताइए। फर्स्ट है, बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी अपनी मातृभाषा में यदि शिक्षित कर रहे हैं हम बच्चे को तो वो उसके लिए नुकसानदायक होगा। ये कहना एकदम गलत होगा। क्यों? क्योंकि मदर टंग में ही पढ़ाना है, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, यही एनसीएफ कह रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कहने पे एनसीएफ कह रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मदर टंग में पढ़ाना, मातृभाषा में पढ़ाना, बच्चे की घर की भाषा में पढ़ाना एकदम बेस्ट चीज है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यही कहता है। आते हैं नेक्स्ट पे, स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज क्यों भाई? मदर टंग को बनाओ मातृभाषा, जो भी बच्चे के घर में भाषा बोली जा रही है, जो भी बच्चे की भाषा है वो उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, यही बात चल रही है कि प्राइमरी लेवल पे तो आप उसी में पढ़ाओ। फिर आता है, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। यानी जब एक क्लास में मल्टीपल भाषाएं सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, मल्टीपल भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए यानी उसके दिमाग के विकास के लिए अच्छा है, क्योंकि मल्टीपल भाषाएं जहां बोली जाती हैं, एक दूसरे से बच्चे भाषा सीखेंगे, भाषा न केवल सीखेंगे, उस भाषा के लिटरेचर को, उस भाषा के वीडियोस को, मूवीज को, यानी उस भाषा को कंज्यूम भी कर पाएंगे। और मल्टीपल भाषाएं जानना दिमाग के लिए बेहतरीन होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करता है, ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेज स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग, ऐसा नहीं है कि 2 भाषाएं जो है दिक्कत देती हैं, भाषाएं जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा है, मतलब कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन मल्टीपल भाषाएं अगर बोली जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं स्कूल में तो कोई बुरी बात नहीं है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी 3 भाषाओं की बात तो करता ही है, एक मदर टंग, आपकी हिंदी, कोई भी सेकंड लैंग्वेज वो इंग्लिश हो सकती है, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, वॉटएवर। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप बताएंगे, थोड़ा सा लेंदी है बट सिलेबस में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब सिलेबस से है। आ स्टूडेंट इन योर क्लास फील्स एंग्शियस एंड कंसर्न्ड अबाउट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एज अ टीचर यू फील, यानी प्रतिस्पर्धात्मक जो है माहौल हो गया क्लास में कि ये फर्स्ट आए कि वो फर्स्ट आए, मैं तेरे से बेहतर, तू मेरे से बेहतर, है ना, ये सब चल रहा है जो कि गलत है। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है? यू फील हाई एकेडमिक एंजाइटी कीप्स पीपल मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्प्स इन हैविंग अ मोर सस्टेनेबल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, यानी उच्च शैक्षणिक चिंता, यानी लोगों में कॉम्पिटिटिव ईथॉस होना चाहिए क्लासरूम में, यानी कट थ्रोट कंपटीशन होना चाहिए, गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको हम कहते हैं कि मैं तुझसे बेहतर, तू मुझसे बेहतर, और वो, ये एकदम खराब तरीका है। इससे बच्चे की जो इंडिविजुअल क्षमताएं हैं, हो सकता है एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, दूसरा किसी और में अच्छा हो, उन पर प्रभाव पड़ेगा। कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन कराना है आपको, सहयोग से लेकर के चलना है, जो बात बच्चे तो छोड़ो टीचर नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। बी ऑप्शन है, इंक्रीज्ड एप्रीहेंशन एंड uneasiness of the students can also be accompanied by emotional fear which might interfere with the students concentration power and memory, छात्रों की बढ़ती आशंका और बेचैनी, क्योंकि भावनात्मक भय भी हो गया ना कि फेल ना हो जाए, फर्स्ट आएंगे नहीं आएंगे, जो छात्रों की एकाग्रता शक्ति और स्मृति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो अगर बच्चे के इमोशंस ठीक नहीं महसूस कर रहे तो उसका कॉग्निशन, उसका दिमाग भी प्रभावित होगा। तो अगर वो बहुत डरा हुआ है तो जो उसकी याद रखने की क्षमता है, उसकी कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता है, वो भी प्रभावित हो जाएगी नेगेटिवली। तो ए तो गलत है, बी सही है यहाँ पे। ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट, क्योंकि ये कहना कि बहुत अच्छी बात है मोटिवेशन बढ़ती है, इससे नहीं, ओवरऑल नहीं बढ़ती है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम कमजोर होती है, और मोटिवेशन कंपटीशन को बढ़ावा देने से नहीं, कोऑपरेशन से बेहतर होगा। जो बच्चा जिस चीज में बेहतर है वो करेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई,
थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ के फटाफट से बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यानी बच्चे कई बार ऐसी अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं बना लेते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं या गलत अवधारणाएं बना देते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट। गलत अवधारणाएं ना कह करके, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स ना कह करके हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, यानी ऑल्टरनेटिव है, जैसे ये 4 ऑप्शंस हैं, है ना, ऑल्टरनेटिव है यानी वैकल्पिक अवधारणा है, या मिसकॉन्सेप्शन कह देते हैं, या फिर नाइव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं कि बच्चे के अनुभव के आधार पे है। बेशक साइंटिफिकली सही ना हो ये बात, लॉजिकली सही ना हो, बट बच्चे के अनुभव के आधार पे वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है। कि मान लो अगर एक बच्चा है जिसको ये लगता है कि पानी का रंग जो है हरा होता है क्योंकि उसने तालाब में पानी हरा देखा है, जबकि आप पढ़ा रहे हैं क्लास में कि वाटर इज कलरलेस, कि पानी का कोई रंग नहीं होता। अब साइंटिफिकली ये बात सही है आपकी कि वाटर इज कलरलेस, बट उसके अनुभव के आधार पे उसने हरे रंग का पानी देखा है। या उसको लगता है ट्रेन जब चल रही होती है तो पेड़ भी साथ साथ चल रहे होते हैं। ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है जो साइंटिफिकली हो सकता है सही ना हो, बट उसने अपने अनुभव के आधार पे ये कॉन्सेप्ट, ये संप्रत्यय, ये अवधारणा विकसित की है, बनाई है। तो आप इसको बहुत बुरा नहीं मानते हैं, आप इसको ठीक कराते हैं डिस्कशन करके, चैलेंज करके, बट ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि बच्चे अवधारणाएं बनानी बंद कर दें। एटलीस्ट वो अपने अनुभव के आधार पे कुछ तो लेकर के आया ही है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय द टीचर। यानी डिस्करेज करना चाहिए टीचर को ऐसी अवधारणाओं को, वैकल्पिक अवधारणाओं को, गलत अवधारणाओं को जो बच्चे बना रहे हैं इनको हतोत्साहित करें। नहीं भाई, फिर तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पे अपने जो भी उनके कॉन्सेप्शन है वो बनाना ही बंद कर देंगे, अपनी बात कहना ही बंद कर देंगे क्लासरूम में, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही सही है, नॉट पूछा था हमसे। फिर भी बाकी के तीनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस इज वेरी नेचुरल अमॉन्ग चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स। ये बात एकदम सही है कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत अवधारणाएं बनना बहुत स्वाभाविक बात है। कई बार हमारे भी दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट फॉर्म हो जाते हैं, नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है, उनको ठीक कर लिया जाएगा। अ टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड टू दीज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस एज दे आर सिग्निफिकेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। बिल्कुल सही बात है कि गलतियां जो हैं, एरर्स पार्ट ऑफ लर्निंग है ना। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे कि टीचर्स को इसको डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। पता लगेगा बच्चा कैसे सोचता है, फिर उसको करेक्ट कराया जा सकता है। फिर है फोर्थ ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज baseless, rather these represent children's intuitive ideas about world around them। यानी कि वो इंट्यूटिवली कैसे सोचते हैं, सहजात्मक रूप से, इसके बारे में दर्शाते हैं। अपने अनुभव के आधार पे उनके अंदर से नेचुरली क्या आ रहा है वो बताता है। बात तो सही है आदित्य, ये देखो किस सेक्शन में कमी रह जा रही है, फिर उसको सुधारो। तो ये तीनों सही है, एक ही गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और बताइएगा। अगेन थोड़ा सा लेंदी सवाल, जैसे कि पेपरों में पूछे भी जाते हैं। ठीक, पढ़ने की स्पीड अपनी बढ़ाइए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, जितनी तेजी से क्वेश्चन पढ़ पाएंगे उतने ही बेहतर ढंग से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, समय की कमी नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्प्लीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण क्या है कि बच्चे ग्रुप में, समूह में सीखते हैं, मिल करके। फटाफट से समझते हैं कि क्या है ये। ग्रुप में, वाइगॉस्की की बात हो रही है बेसिकली कि ग्रुप में सीख रहे हैं। लेंगे यार न्यू एनसीईआरटी की भी क्लास। सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज। सलमा एक टीचर हैं जो नए शब्द सीखने में बच्चों को मदद करती हैं। जैसे ही बच्चे नए शब्द सीख लेते हैं वो उनको रिवॉर्ड देती हैं, फ्लैश कार्ड से रट्टे लगवाती हैं कि ये देखो ए फॉर एप्पल बार बार दिखा करके। इसको कंडीशनिंग की कैटेगरी में डालेंगे, रीइंफोर्समेंट के थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशनिंग की बात हो रही है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी लोग नहीं करते, वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। ये बात हमने कई बार डिस्कस की है। प्याजे वाले थियोरी में भी प्याजे और वाइगॉस्की दोनों ही रिवॉर्ड की बात नहीं करेंगे, तो ये तो बात ही नहीं हुई। कंस्ट्रक्टिविज्म जहां आ गया वहां रिवॉर्ड नहीं आएगा, सिंपल बात है। प्रमति एक बच्ची है, हैज हर स्टूडेंट्स, सॉरी टीचर हैं। प्रमति हैज हर स्टूडेंट्स चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बुक्स टू रीड। दोज स्टूडेंट्स हु रीड अ पर्टिकुलर बुक आर मेड टू डिस्कस दी। बच्चा यहाँ एक्टिव है, रट्टा नहीं लगा रहा, मीनिंगफुल लर्निंग है, अर्थपूर्ण अधिगम है, रोट लर्निंग नहीं है, तो ये सही है। अरुंधति एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉन्टेक्चुअल मटेरियल टू हेल्प डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। यहाँ पे भी बच्चा जो है वो सक्रिय है, ये भी बात सही है। रेखा हैज हर स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट 5 times।
टू हेल्प देम रिमेंबर दी वर्ड। अब ये बार बार रट्टा लगवा रहे हैं, बार बार रिपीट करा करके, तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है। संदर्भ में सिखाना है ना, या फिर क्यूरियोसिटी या डिस्कशन, चर्चा करना, ये सब अच्छी बातें हैं। तो सेकंड और थर्ड तो सही लग रहा है हमें। सही पूछा है गलत पूछा है? सही पूछा है, तो सेकंड और थर्ड सही है। यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ जो है वो गलत है। यही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बताना जरा। थर्ड 66% लोग यही जवाब दे रहे हैं, जो कि सही भी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 10 सवाल और हैं इसके बाद। अब इसको टेस्ट की तरह ही लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, आई शिवांगी एम अ फॉलोअर ऑफ प्याजे। शिवांगी एक बच्ची है, टीचर है, जो भी है, ये क्वेश्चन में बता रही हैं कि आई शिवांगी एम अ फॉलोअर ऑफ प्याजे, प्याजे की फॉलोअर हूं। आई रोट डाउन फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लिया और कुछ पॉइंट्स में लिखना शुरू किया। पहला पॉइंट क्या है, देयर आर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दी लर्निंग। 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन। और प्याजे की फॉलोअर है, प्याजे ने तो 4 बताए हैं, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन, सोशल एक्सपीरियंस। तो 3 फैक्टर क्यों हुए? फैक्टर जो है प्याजे की थियरी में, फैक्टर्स या एलिमेंट्स, तत्व जो हैं, उनकी थियरी जिन 4 फैक्टर्स पे बेस्ड है, वो मैचुरेशन यानी हेरिडिटी भी कह देते हैं जिसको, एक्सपीरियंस यानी अनुभव या एक्टिविटी कह लीजिए, फिर है सोशल एक्सपीरियंस, और फोर्थ है आपका इक्विलिब्रियम, जिसमें एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आ जाते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं। उसके बाद 4 स्टेजेस आती हैं, सिर्फ 4 स्टेजेस नहीं है, वो SPCF 4 स्टेजेस हैं। तो 3 फैक्टर नहीं है, 4 फैक्टर हैं। ये तो गलत हो गया। आई बिलीव इन टीचिंग वेयर द स्टूडेंट्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। बच्चे थोड़ी फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेंगे, टीचर करेगा, तो ये भी गलत हो गया। फॉर लर्निंग स्टूडेंट शुड डू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। प्याजे और वाइगॉस्की कभी नहीं कहेंगे बार बार प्रैक्टिस कराओ, रट्टा लगाओ, ड्रिल कराओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं। एम आई रियली अ फॉलोअर ऑफ प्याजे। अब सवाल आया है अंत में कि क्या मैं वास्तव में प्याजे की अनुयायी हूं? तो शिवांगी को बताओ कि वो प्याजे की अनुयायी नहीं है, प्याजे की किसी फर्स्ट कॉपी की अनुयायी है ना। कोई कॉपी कैट है जो प्याजे का उसको पढ़ लिया उन्होंने, है ना। जैसे यूट्यूब पे हम कई बार गलत जगह से पढ़ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो नो है यहाँ पे आंसर कि नहीं, प्याजे की फॉलोअर तो आप नहीं है, क्योंकि ये डेटा गलत है। प्याजे के फॉलोअर के बारे में हाफ सही सा डेटा है ये, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जॉन डुई भी नहीं है ये, क्योंकि जॉन डुई भी ये नहीं कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल क्या कहना चाहता है ये देखिएगा फटाफट से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या कहता है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया। यानी भारत में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अधिनियम प्रावधान, कौन से अधिनियम का प्रावधान है, फटाफट से बताइए। पहला है राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE जिसको हम कह रहे हैं, RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, चाइल्ड लेबर एक्ट। सिंपल है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, RPWD एक्ट जिसको हम बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और ये RPWD एक्ट से पहले PWD एक्ट हुआ करता था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है 2016 वाला एक्ट, ये 1995 में आया था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आपकी इसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं, इसमें सिर्फ 7 हुआ करती थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो और भी इसमें ऐड की जा सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22, रॉन्ग क्या है ही, 22वां सवाल देखिए और जवाब दीजिएगा फटाफट से। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, 5वीं कक्षा के बच्चे क्रिएटेड केओस इन द क्लासरूम आफ्टर अ स्टूडेंट लॉस्ट हिज पेंसिल। एक बच्चे की पेंसिल खो गई और क्लास में शोर शराबा हो गया, जो कि कई बार करते हैं बच्चे 5वीं क्लास के बच्चों की। एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास शी सेटल्ड द क्लास, गिव द स्टूडेंट्स अ न्यू पेंसिल। एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। और टीचर ने सेटल किया, एक नई पेंसिल दे दी। अब आपसे ये पूछा है कि एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में आप ये समस्या को कैसे सुलझाएंगे, बताइए। छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को विकसित करना है कि भाई जब प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, इस चीज की क्षमता को बढ़ावा देना आपको एज अ टीचर। तो आप क्या करेंगे 4 ऑप्शंस में से। पहला है जनरेटिंग फियर अमॉन्गेस्ट योर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों में भय का माहौल क्रिएट करना कोई भी बहुत अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव इमोशन है और इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं कि हाय रे अब पेंसिल खो गई, अब तो डंडा आएगा और पिटाई होगी, ये सब नहीं करना है, ठीक। और अलाउड भी नहीं है कॉर्पोरल पनिशमेंट, ना आंखें दिखाना, ना मुर्गा मुर्गी बनाना। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका साफ साफ कहता है कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है।
ठीक। एनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, देखो एक ही तरीका नहीं होता, अगर फिक्स्ड वे आप कहेंगे तो सब वही हो जाएगा, वन साइज फिट्स ऑल हो जाएगा, सबके लिए सेम मेथड अप्लाई हो जाएगी, जरूरी नहीं है। तो हर प्रॉब्लम के लिए एक ही तरीके से सॉल्यूशन निकले, जरूरी नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग सॉल्यूशन। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये बात एकदम सही है कि बच्चे को कहो कि एनालाइज किया जाए, जो प्रॉब्लम है, चाहे पेंसिल खोई तो कहाँ थी, कब देखी थी लास्ट टाइम, है ना, किसके पास थी, घर से लेके आए थे या नहीं थे, ऐसा तो नहीं है भूल गए हो, 70 पार्ट्स में तोड़ करके देखा जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनालिसिस इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना, एम्फेसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, रटना नहीं है, रट करके कुछ नहीं सॉल्यूशन निकलेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो बढ़िया है, तो एनालिसिस में बच्चे का दिमाग इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन एनालिसिस होता है टुकड़ों में तोड़ के देखना किसी सिचुएशन को या डेटा को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23वां सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सार्थक अधिगम में सहायक होगा, बताइए। मीनिंगफुल लर्निंग यानी जो जीवन से जुड़ी हुई हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसमें रट्टाफिकेशन ना हो। एक है रोट लर्निंग यानी रटने वाली, 2 एकम 2 2 दूनी 4, और मीनिंगफुल लर्निंग है जहां बच्चा एक्टिवली ज्ञान का सृजन कर रहा हो। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, बिना इधर उधर की बात किए। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। प्रमोटिंग डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, भाई संदर्भ में सिखाना होता है, जीवन से जोड़ के। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं, ये नेगेटिव हो गया, डी जहां लग गया, गैर संदर्भित नहीं, संदर्भित सिखाना है। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, ये बात एकदम सही है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो कई तरीकों से काम करने वाले तरीकों को आपको बढ़ावा देना है, रोट लर्निंग को नहीं बढ़ावा देना। रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या चलंत नहीं। कॉपिंग आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो टीचर ने लिख दिया उसको कॉपी कर लो, तो फिर बच्चा अगेन क्या बनेगा, कॉपी कैट, यानी कि रोट लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा, रट्टाफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। हाँ थोड़ा सा इजी ही रखा है, कंपैरेटिवली लेंदी रखा है, लेकिन कंपैरेटिवली इजी रखा है। डर का माहौल नहीं बनाना है मॉक टेस्ट के नाम से आपके अंदर, वो बहुत आसानी से मैं कर सकती हूँ। मुश्किल क्वेश्चन, सारे मुश्किल क्वेश्चन भर देना बहुत आसान काम है। हार्ड मॉक टेस्ट अलग से रख लेंगे उसके लिए, है ना, कोई डिफिकल्ट रखना होगा जब, लेकिन अभी थोड़ा सा बैलेंस ही चलते हैं और थोड़ा सा इजी साइड चलते हैं, है ना। हालांकि इसमें भी गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे सवाल सही दे रहे हैं, क्योंकि पेपर में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट कम ही होते हैं। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क, यानी जब छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उनमें डैश की भावना का अनुभव होने की संभावना होती है। यानी आप फर्स्ट आते हैं, आपका एग्जाम क्रैक होता है और आप कहते हैं मेरे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल क्या है, आपसे जुड़े हुए, कि मैंने मेहनत की, मैंने अच्छे से रिवीजन किया था। जब आप इंटरव्यू देने आएंगे 130 प्लस ला करके, है ना, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं इतने घंटे पढ़ती थी, है ना, हवा में तैरती थी, सोते सोते पढ़ती रहती थी, आंखें बंद होती थी, किताब पढ़ती थी फिर भी, है ना। तो ये क्या है कि आपका जो हार्डवर्क है, जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो सब को आप यहाँ पे प्रेज करेंगे। कि आप कह रहे हैं कि आपके इंटरनल फैक्टर यानी आपकी मेहनत, हार्डवर्क हो सकता है, आपकी मोटिवेशन हो सकती है, वॉट। तो शेम थोड़ी आएगी इस बात से कि आपको सक्सेस मिली है, इस बात को कह रहे हैं आप कि हाँ मैंने मेहनत की थी, तो इससे शेम क्यों आएगी, इससे गुस्सा क्यों आएगा, इससे एंग्जाइटी क्यों आएगी, इससे गर्व की भावना आएगी, प्राइड की, कि हाँ मैंने कर लिया, अब आगे भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। गर्व की भावना आएगी, प्राइड की भावना आएगी, ठीक, कि आप अपनी सक्सेस को इंटरनल फैक्टर्स पे डाल रहे हैं। ये नहीं करना है कि सक्सेस इंटरनल पे और फेलियर एक्सटर्नल पे डाल दो, कि फेल हुए तो टीचर की वजह से, पास हुए तो अपनी वजह से, ये नहीं करना है ना, कृतज्ञता दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अ यंग गर्ल इज प्लेइंग जिगसॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जिगसॉ पजल नहीं होता, वो खेल रही है एक बच्ची। शी परफॉर्म्स पुअरली अलोन इन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द पजल, अब वो बहुत खराब मतलब परफॉर्म कर रही है जब वो अकेले पजल को सॉल्व कर रही है। तो हर फादर देन सिट्स विद हर, डिस्क्राइब्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स सम बेसिक स्ट्रेटजीज सच एज फाइंडिंग ऑल द corner or edge pieces and provides a couple of pieces. The child does well independently. This is a classic example of what? बेसिकली बात हो रही है कि एक बच्ची जब अकेले कोई पजल है, या वो ब्लॉक नहीं आता जो आजकल अलग अलग कलर का आता है, वो जब सॉल्व कर रही है तो उससे अकेले नहीं हो पा रहा, लेकिन जब उसके पिताजी उसको आकर के बेसिक स्ट्रेटजी बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं, उसकी स्कैफोल्डिंग कर देते हैं, हिंट दे देते हैं कि एक जैसे कॉर्नर का कलर ढूंढ लो, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं, फिर आपसे वो अकेले सॉल्व हो जाता है। इसको हम स्कैफोल्डिंग का उदाहरण कहेंगे। क्लासिक एग्जाम्पल किसका है, मोर नॉलेजेबल अदर का नहीं, ये नहीं पूछा है पिताजी क्या करके गए। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, जहां जरूरत थी वहां हेल्प मिल गई, जहां बच्चा अटक रहा था तो वो खुद से कर लेगा फिर, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये वाइगॉस्की की थियरी है।
अगर आपको याद आ गया हो तो बहुत खुशी की बात है। एक अच्छा सा सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और पूछा है अ 3-year-old बॉय, 3 साल का एक बच्चा है, काउंटेड कैट एज अ डॉग अंटिल ही हर्ड द कैट म्याऊ। एक कुत्ते को उसने काउंटेड कैट एज अ डॉग, एक डॉग की तरह समझ लिया एक बिल्ली को उसने, जब तक उसने वो आवाज नहीं सुनी कि वो म्याऊ बोल रहा है बजाय कि भौं भौं के। तो एक बच्चे ने, 3 साल का बच्चा है और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इसको, बट ठीक है, 3 साल का बच्चा है और इसने कैट को भी डॉग समझ लिया जब तक कैट की आवाज नहीं सुनी। ठीक, दिस क्रिएटेड डिसइक्विलिब्रियम, यानी ये इम्बैलेंस, इम्बैलेंस समझ रहे हैं, जो दिमाग में है और जो दुनिया में है वो बैलेंस में नहीं है। यानी जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए जो आपने पढ़ा था और जो आप दुनिया में देख रहे हैं, तो वो एकदम अलग है। जब आप थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं और जब आप स्कूल में देख रहे हैं रियल लाइफ में, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बैलेंस करने में दिक्कत होती है। तो ये वैसी सी ही बात है कि जो दिमाग में था और जो दुनिया में था वो बैलेंस में नहीं है, एक जैसे नहीं है। पढ़ा कुछ और था, दुनिया में कुछ और देख रहे हैं, तो ये डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति है, असंतुलन की स्थिति है। अब ऐसे में क्या किया जाए कि भाई दिमाग में तो लगा था कि डॉग है, निकली कैट। ठीक, अब डिसइक्विलिब्रियम आ गया, बच्चे के माइंड में क्या हुआ, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अडेप्टेशन इन द चाइल्ड्स माइंड। तो पहले डिसइक्विलिब्रियम हुआ, किस ऑर्डर में अब ये अडेप्टेशन होगा, अडेप्टेशन तो होगा, अनुकूलन तो होगा, चेंज आ जाएगा ब्रेन में, है ना, तो ये सही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या तो नया स्कीमा बन जाएगा या मॉडिफिकेशन करके उसी में फिट हो जाएगा। तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ सबसे पहले नई सिचुएशन देख के, हाँ भाई हुआ तो सही। ठीक, फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले नई सिचुएशन आई है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे सबसे पहले क्या है, नई सिचुएशन आई है यहाँ पे, देख पा रहे हो, एसिमिलेशन है, कितने लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं देख रहे हैं जरा इसका सीक्वेंस में। थर्ड कह रहे हैं 40% लोग। एक मिनट अभी देखते हैं, थोड़ी ऑक्सीजन कमी हो गई, पानी पी लेते हैं। वैसे भी 500 AQI में रह के, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, 500 पहुंच गया आज। हाँ, तो जीवित हैं, काफी है इतना। एक 3 साल, ये चला लो एयर प्योरीफायर, कुछ करेगा तो बेचारा। एक 3 साल का लड़का बिल्ली को कुत्ता समझता था जब तक कि उसने बिल्ली की म्याऊ नहीं सुनी। इससे उसके दिमाग में असंतुलन पैदा हो गया। बच्चे के दिमाग में अनुकूलन का सही क्रम बताइए कि वो अडेप्ट कैसे करेगा। अब असंतुलन पैदा हुआ है, पहले कुछ डॉग उसने एसिमिलेट करके रखा होगा, डॉग उसके दिमाग में एसिमिलेटेड होगा कि ऐड कर रखा होगा डॉग, तभी तो पहचान पाया डॉग क्या होता है, बात तो सही है। ठीक, फिर आता है आपका नई सिचुएशन, यही होता है ना, नई सिचुएशन आती है। नई सिचुएशन में क्या होगा, आपका म्याऊ की आवाज आई तो क्या हुआ, थर्ड डिसइक्विलिब्रियम, डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पुराने स्कीमा में मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप, और फिर से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, बैलेंस की स्थिति हो जाएगी कि हाँ म्याऊ अलग होती है और भौं भौं अलग होता है। ठीक, तो पहला क्या है, सेकंड ऑप्शन यहीं पे है, फिर फोर्थ, सेकंड के बाद सीधा फोर्थ, इक्विलिब्रियम आ गया। कौन से नशे हैं ये, है? देखना एक बार, सेकंड के बाद फोर्थ, सीधा एसिमिलेशन के बाद इक्विलिब्रियम था पहले से, कह सकते हो इसको भी आप, कह सकते हो कि एसिमिलेट किया हुआ था, डॉग को दिखा, इक्विलिब्रेशन क्रिएट हुआ, फिर थर्ड सिचुएशन क्या आई, नई सिचुएशन आई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम हुआ, फिर फिफ्थ सिचुएशन आती है, एकोमोडेट करता है बच्चा। ऐसे भी देखा जा सकता है क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। ऐसे इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि आपने देखा यहाँ कि एक आत्मसातीकरण, यानी दिमाग में डॉग का स्कीमा पहले से था। ठीक, फिर आती है आपकी नई सिचुएशन, सेकंड के बाद फोर्थ। हाँ, तो डॉग का स्कीमा था तो उसके दिमाग में तो बैलेंस है ना कि ये डॉग होता है, ये भी डॉग होता है, बात खत्म। ठीक, अब उसके सामने नई स्थिति आई है, फिर असंतुलन पैदा हुआ जब उसने देखा, जब तक ये भौंका नहीं था तब तक तो संतुलन ही था ना, जब तक डॉग की बार्क उसने नहीं सुनी थी तब तक तो म्याऊ नहीं सुनी थी, जब तक बिल्ली की, तब तक इक्विलिब्रेशन था कि हाँ मेरे दिमाग में डॉग का स्कीमा सेट है, ये भी डॉग है। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली जो है म्याऊ करती है तो असंतुलन की स्थिति तब पैदा होती है। फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप कर रहे हैं समायोजन, चेंज करेंगे पुराने स्कीमा में और जाकर के फिर इक्विलिब्रेशन की स्थिति बनेगी। इक्विलिब्रेशन तो अब मतलब हो गया, इक्विलिब्रेशन पहले ही था, इसमें 2 बार तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये होगी कहानी। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि पहले क्या हुआ, आपका एसिमिलेशन, दिमाग में आपके डॉग का स्कीमा था, साफ करके फिर से समझते हैं। देखो, डॉग का स्कीमा था, एसिमिलेशन। ठीक, अब क्या हुआ आपके सामने, जब बिल्ली आई और आपने देखा हाँ ये डॉग है, मेरे दिमाग में भी डॉग का स्कीमा है, बैलेंस है। जब तक बिल्ली ने म्याऊ की आवाज नहीं की तब तक सिचुएशन यही थी। ठीक है, फिर आती है नई सिचुएशन, जब उसने म्याऊ की आवाज की,
अब नई सिचुएशन के बाद जैसे ही म्याऊं की आवाज हुई तो अब दिमाग में बैलेंस नहीं रहा, जो दिमाग में बैलेंस था कि हाँ ये डॉग है, 4 पैर है, 1 पूंछ है, वो बैलेंस अब खो चुका है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन के हिसाब से फिर हम यहाँ जा पा रहे हैं, क्योंकि यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम मुझे लगा कि बाद में आएगा, वही सेम चीज रिपीट होती रहेगी कि फिर से बैलेंस बन गया, फिर से बिगड़ गया। वो जो आपका पूरा चार्ट है, मैं यहाँ लगाना भूल गई हूँ, पियाजे की थ्योरी में शायद लास्ट क्लास में किया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। असर्शन क्या है, अभिकथन। इमोशंस आर इररेलेवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी नई जानकारी सीखने और समझने की प्रक्रिया में भावनाएं जो है वो अप्रासंगिक हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इमोशंस। ये कहना गलत है। इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग में। ये जो 4 प्रकार हैं डेवलपमेंट के, PCSE, सोशियो इमोशनल जो लास्ट में आ रहा है, तो इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छे से पढ़ते हैं उस दिन, ठीक है ना। रीजन क्या है इसका, लर्निंग इज प्योरली कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इज अनअफेक्टेड बाय स्टूडेंट्स इमोशनल स्टेट्स, यानी इमोशंस का लर्निंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कहना भी गलत होगा। कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपका दिमाग और दिल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपका दिमाग आपकी भावनाएं, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स को और वाइस वर्सा प्रभावित करती हैं। तो ये दोनों ही बातें गलत हो गई, बोथ AR फॉल्स, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बस 2-3 सवाल और हैं, आपका जो ये टेस्ट है पूरा हो गया। बाद में बता के जाना कमेंट्स में कि कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पाए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज अलाइंस विद द आइडिया ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। जो अधिगम है वो एक सामाजिक गतिविधि है, यानी समाज में ग्रुप में की जाती है, इस आइडिया के साथ। ये बात कौन कह रहे हैं, जॉन डुई कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में, है ना, जहां ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, जिसको लैब स्कूल्स भी खोले गए, है ना, जिसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भी हम बात कर रहे हैं, बच्चा सेंटर में है, समाज के लिए सीख रहा है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये कहा जा रहा है कि समाज के लिए प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखना, है ना। तो ये प्रैग्मेटिज्म से यानी प्रयोजनवाद से संबंधित हैं। कौन सा एक आइडिया जो सपोर्ट करता है सोशल एक्टिविटी को, यानी ग्रुप में सीखने को। सोशल एक्टिविटी का मतलब है ग्रुप में सीख रहे हैं। असाइनिंग इंडिविजुअल वर्कशीट, भाई ग्रुप में सीखने की बात हो रही है तो इंडिविजुअल वर्कशीट क्या करेगी, ग्रुप डिस्कशन, यस। कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क, जहां बच्चे मिलकर के कोई प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी इसी से रिलेटेड है, यस। फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनिंग, कोऑपरेशन की बात होगी यहाँ, सहयोग की, ना कि एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने की। स्ट्रिक्ट क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट नहीं भाई, फ्लेक्सिबल चाहिए हमको, यानी रोज सिटिंग अरेंजमेंट बदलता रहे, रोटेशन में जो होती है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, यानी आज बच्चा ये वाला पीछे बैठे हैं, फिर कल वो आगे बैठेंगे, इस तरह से चलता रहे, फ्लेक्सिबल सिटिंग। अच्छा, 3 और चीजें आपको बताया हुआ है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में, 3 चीजें को बिल्कुल अहम मान करके चलना है। CCL से बताया हुआ है कि बच्चा बाय नेचर क्यूरियस है, जन्म से ही जिज्ञासु है, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है ना, जिज्ञासु है यानी नए नए सवाल पूछेगा, वो क्रिएटिविटी की क्षमता के साथ पैदा होता है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है। हम ही उसकी क्रिएटिविटी मारते रहते हैं कि दीवारों पे पेन क्यों चला दिया, ये क्यों कर दिया। फिर एबिलिटी टू लर्न, CCL, एबिलिटी टू लर्न, तो हम ये नहीं मान सकते कि बच्चे में सीखने की क्षमता ही नहीं है, बच्चा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है, एबिलिटी टू लर्न। बात सही है या नहीं। चलिए, तो ये हुई कहानी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा। इसके अराउंड भी एक क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने डाला है। बेंड्यूरा की थियरी से है ये क्वेश्चन वैसे, बट आप डायरेक्टली भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं विदाउट दैट थियरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए। सेल्फ एफिकेसी और अ स्टूडेंट्स बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन अ टास्क इज इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन बिकॉज। आत्म प्रभावकारिता या किसी कार्य में सफल होने की अपनी क्षमता में छात्र का विश्वास प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेल्फ एफिकेसी क्या है, आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास कि यार मैंने ठीक से मेहनत की तो एग्जाम निकल जाएगा, मैं निकाल लूंगा या मैं कर लूंगा। ये क्या है, सेल्फ एफिकेसी, आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए, अभिप्रेरणा के लिए कि हाँ मैं कर लूंगा। क्यों, बिकॉज इट रिड्यूसेस द नीड फॉर टीचर सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आप पढ़ेंगे नहीं, आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात नहीं हो रही है। चाहे आपको जरूरत पड़े ना पड़े, जो भी चाहिए होगा वो आप करके कर लेंगे, ठीक। इट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड दैट द स्टूडेंट विल गिव अप इजीली, यानी कि बच्चा, इस बात से क्या होगा, बढ़ जाएगा कि बच्चा जल्दी, ये इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि बच्चा जल्दी से गिव अप कर देगा, वो किसी काम में ज्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा। नहीं, इससे संभावना बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी कि वो टिका रहेगा, ये संभावना बढ़ेगी, ना कि छोड़ने की या गिव अप करने की। थर्ड है, इट एनकरेजेस द स्टूडेंट टू पुट इन मोर एफर्ट एंड परसिस्टेंट इन चैलेंजेस। यह छात्र को अधिक प्रयास करने और चुनौतियों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उसमें क्षमता है कुछ करने की, तो अब वो मोटिवेटेड है और वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी को याद कर लीजिए, तो वहां पे हम कहेंगे सेल्फ एफिकेसी का, कमिटमेंट का अच्छा उदाहरण है वो। ठीक, मोटिवेशन अपने आप रहेगी फिर, क्योंकि आपको भरोसा है कि आप कर लेंगे, तो आपको बहुत वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से मोटिवेशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, या थोड़ी बहुत ले ली लेकिन फिर से आप अपने काम पे लग गए। ठीक, इट फोकसेस ओनली ऑन द आउटकम ऑफ द टास्क, नहीं आउटकम पे नहीं, ये आपकी क्षमताओं पे बेस्ड है, तो आप गिव अप नहीं करेंगे इजीली। 30th क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी सवाल है आज का, और बताइएगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30th? असर्शन है, स्टेटमेंट है, लर्निंग इन स्कूल शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के संदर्भ या रियल लाइफ से अगर लर्निंग को डिटैच कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अटैच किया जाना चाहिए, डिटैच नहीं, तो ये बात तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के जीवन से जोड़िए, ना कि वो पढ़ाई है जो जीवन से जुड़ा हुआ ही ना हो। बच्चा रहता है इंडिया में, एग्जाम्पल सारे अमेरिका के आ रहे हैं, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है ना। रीजन क्या है इसका, क्यों करना है ये? बिफोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव अ वेल डिफाइंड वोकैबुलरी एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। यानी बच्चे स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही उनके पास पहले से एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली होती है, प्रॉपर वोकैबुलरी होती है, सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ होती है। फिर स्कूल में क्या ताली बजाने आ रहे हैं बच्चे? नहीं भाई, वोकैबुलरी स्कूल में आके, ग्रामर स्कूल में आके बहुत सारी बच्चा सीखता है। हाँ, वो बोलचाल की भाषा एक ठीक ठाक, उसके बाद शब्द भंडार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वेल डेवलप्ड वोकैबुलरी हो गई। ये कहना गलत होगा, दोनों ही बातें गलत हैं, तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक।